अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान ज़हीर साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इरफान ज़हीर साहब आपको मुझे हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुँच गया और यहाँ पर जो है मैं क्रेडिट देना चाहूँगी इरफान ज़हीर के तज्जियों को। इतने एक्यूरेट तज्जिए ये करते रहे, बताते रहे हमें और पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाते रहे हमारे व्यूअर्स के लिए कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और फिर बाद में बहुत सारे और भी हमने टीवी चैनल्स पर देखे कि तज्जियाकारी कहना शुरू हो गए कि जी चांसेस जो हैं वो अब लग रहे हैं पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के। तो भाई आपकी प्रेडिक्शंस को हम मानते हैं और आपके तज्जियों से हम बेहद मुस्तफीद होते हैं। और मेरी तो फैमिली ने मुझे कहना शुरू कर दिया आप तो कोई पीर नहीं है। तो इरफान साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले ये कि मिरेकल तो हमारा होता रहता है, टीम के साथ एसोसिएटेड है और दुआओं का सिलसिलाकार भी हमारा था। जो मैंने कहा मुझे कुछ कैलकुलेशन होती हैं जो आप गेम को देख के आप सुनते हो, सीखते हो। मैंने आपको दूसरे मैच के बाद कहा था कि हम अब आगे कोई मैच नहीं हारेंगे, अब इनके ऊपर प्रेशर कोई नहीं है और ये इसी तरह अच्छा खेलेंगे। वो इसीलिए था कि हमारी एक टेंडेंसी रही है कि पाकिस्तानी टीम जब किसी शेल में होती है, प्रेशर में होती है तो ये बुरा परफॉर्म करते हैं, बट इन पे जब प्रेशर नहीं होता तो फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते हैं। फिर कोई भी ओपोजिशन आ जाए, कोई भी ओपोनेंट हो तो ये फिर एक फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। तो वो उसी के पार्ट पे मैंने ये बात की। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात थी, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि 3-4 ऑप्शन थी हमारे पास। जिस तरह पहले अगर भारत साउथ अफ्रीका को हराता वो पॉसिबिलिटी थी, वो नहीं हुई। फिर बांग्लादेश उनको हराता, वो भी नहीं हुई। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, जैसे हमने 2 दिन पहले बात की थी, मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीकन आर चोकर्स। ये हर 30 साल से 92 से ये वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं, हर मेगा इवेंट के अंदर सेमीफाइनल जो उससे पहले मैच में ये चोक कर जाते हैं और उस पर बड़ी हमें उम्मीदें थी कि वो कहीं ना कहीं। और सारा क्रेडिट जितना पाकिस्तानी टीम को या दुआओं को जाता है, नीदरलैंड को भी जाता है। बिल्कुल, नीदरलैंड्स के कैप्टन एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, उस पर क्या कहेंगे? जब बाबर आजम और उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया तो उन्होंने कहा we have played our role and now it's your turn. It's your turn probably and you should win now. तो बाबर ने भी आगे चेयर अप किया तो उसने भी थैंक यू बोला। तो ये एक क्रिकेट की कुछ खूबसूरती है और मेरा ख्याल है कि जिस तरह ज़बरदस्त नीदरलैंड वाले खेले, उनके बैट्समैनों ने जो बैटिंग की, फिर बॉलर्स ने आके अपना रोल प्ले किया। शायद उनके कंट्री वाले उस तरह वो मैच एक्साइटमेंट में नहीं देख रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कल की ये थी, आपको पता है कि हमारी नॉर्मल रूटीन जो टेंडेंसी होती है लोगों की कि संडे को सब ज़रा रिलैक्स इजी उठते हैं और पहला मैच बड़ा जल्दी था और बहुत अर्ली स्टार्ट हुआ और लोगों को आइडिया नहीं था कि क्या पोजीशन चल रही है क्या नहीं। तो 90% आपने देखा कि लोग, क्योंकि मुझे बहुत लोगों की कॉल या मैसेज बाद में आए, तो सब ने बाद में स्कोर कार्ड जब सोशल मीडिया लोगों ने पहले सोशल मीडिया को ओपन करते हैं उठते साथ फेसबुक या जो भी ऐप जो भी यूज करते हैं तो उस पर बीमार थी सोशल मीडिया पे। तो लोगों को पता चला ये क्या होगा नीदरलैंड में तो फिर उनको एकदम आया कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने पाकिस्तान का मैच देखना शुरू किया और पाकिस्तान प्लेड वेल एज वेल। और हमारे लड़कों को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश जो भी है एक अच्छी साइड है और वो। लेकिन आपको नहीं लगता इरफान साहब 5 विकेट्स के बाद मतलब वो टारगेट अचीव किया, बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव कर लेना चाहिए था, इतना ज्यादा रन्स का मार्जिन नहीं था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। असल में हमारे ओपनर फॉर्म में नहीं थे, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने राज नहीं किया। चले हम ये क्रेडिट उनको देना चाह रहे थे कि वो फिनिश भी करके आते या अच्छा करते। दे टुक देयर टाइम, बट हमें लगा कहीं ना कहीं कि वो डिस्पाइट ऑफ टेकिंग सो मच बॉल, सो मच टाइम, आप देखें ना आपने पावर प्ले की 50% डॉट बॉल्स खेली, विच इज नॉट सूटेबल थिंग। एग्जैक्टली। और आपको चाहिए था कि एटलीस्ट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक रखते, बाउंड्रीज नहीं लग रही आपकी, दूसरी ने विकेट बहुत कंप्लेसेंट थी, किसी तरह का बॉल सीम स्विंग नहीं कर रहा था। बाबर को तो पहले ओवर में तस्कीन की बॉल पे चांस भी मिला कॉट बिहाइंड का, कीपर ने जो आपने देखा कैच ड्रॉप किया तो उसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई थी। तो फिर भी हमें लगा कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वो चाह रहे थे, दे वर ट्राइंग टू गेट बैक देयर प्रीवियस फॉर्म, बट कहीं ना कहीं उनको ना हमें लग रहा था किसी शेल में अभी भी हैं। और एक बाउंस का मुझे लग रहा था कि टेक्निक का मसला है दोनों थोड़ा लो बाउंस पे खेलते आए हैं, बाउंस ज्यादा आ रहा था और उनकी जो ड्राइव कवर ड्राइव या सामने फ्रंट फुट पे जो खेलते हैं उस पे फंस रहे थे। और टीम्स क्या कर रही थी, इनको थोड़ा पीछे खिला रही थी और उनकी शॉट्स को ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि टीम्स आपको पता है वर्ल्ड कप में पूरी कैलकुलेशन के साथ आती हैं, पूरा होमवर्क करके आती हैं, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देख के आती हैं। उसमें मैं साथ क्रेडिट देना चाहूंगा बहुत ज्यादा शान मसूद को। बिल्कुल, मैं बाद में आऊंगा कि क्या आप उनकी बैटिंग से मुत्तफिक हैं? देखिए शान मसूद को मैं इसलिए क्रेडिट ज्यादा देना चाहूंगा कि जब से उन्होंने T20 डेब्यू किया, आल्दो के इंटरनेशनल एरेना के ऊपर तो वो लास्ट कोई 7-8 ईयर से क्रिकेट खेल रहे हैं,
बट ग्रेजुअली ओडीआई प्लेयर बनना, फिर T20 के अंदर हम सब ने, मीडिया ने बहुत बात की कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा। एक ओपनर होने के साथ जब मिडिल ऑर्डर पे आए हैं, वी नो कि आपको मुश्किल लगता है। अब क्रेडिट मैं उनको ज्यादा क्यों दे रहा हूँ कि आप एक तो मिडिल ऑर्डर में आए, मिडिल ऑर्डर पे भी आप पहले 3 पे आ रहे थे, आपको चौथे नंबर पे भेजा गया। बिल्कुल। फिर उस टाइम प्रेशर की क्या कंडीशन थी, और मेरा मानना यह था कि अगर आप नीचे आते हो तो शायद वो उनके पास बड़ी शॉट्स नहीं है। ऑब्वियसली थिंक टैंक ने, मैनेजमेंट ने उनको एक रोल डिफाइन किया कि आपने अग्रेसिव खेलना है। कि ना देखें, वो जब खेलने आए तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट बॉल ही प्लेड द शॉट, ठीक है। फिर उन्होंने एक बॉल भी मुझे नहीं पूरी इनिंग्स में याद आती कि जो उन्होंने रोकी हो। कंटिन्यूसली ही वाज ट्राइंग फॉर द रन्स, और उनकी सबसे खूबसूरती जो इनिंग्स की थी कि उन्होंने पूरा कैलकुलेशन की। जिस तरह हमें नजर आता था, मुझे कल जुनैद मियांदाद का थोड़ा सा वो टच नजर आ रहा था कि वो क्या करते थे, बड़ी विकेट्स के ऊपर टैप करते थे, 2 रन लेते थे। और पूरी टीम के अंदर सबसे फिटेस्ट प्लेयर शान मसूद है, और उनकी फिटनेस लेवल सबसे टॉप पे अच्छा है। बिल्कुल। तो उस हार्ड वर्किंग भी वो सबसे ज्यादा। तो देखें खूबसूरती क्या थी कि उन्होंने रन ऑफ बॉल से भी ज्यादा रन, ऑलमोस्ट 180 के स्ट्राइक रेट के साथ अपने रन बनाए, और जो कि पाकिस्तानी टीम को बहुत बेनिफिशियल रही। यही हम बात अपने ओपनर्स की भी कर रहे हैं कि आप, वो भी शेल में थे, ये भी शेल में था। इससे भी किसी मैच में पावर हिटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया। गेम अवेयरनेस की मैं बात जो करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेम अवेयरनेस। अगर शान मसूद भी जिस तरह ओपनर इनिंग्स खेले, लेट्स सपोज अगर ये भी इस तरह खेलते तो आपके लिए मैच इन्होंने भी फंसा देना था। क्योंकि जब जब मैच आपने चेस करना शुरू किया तो आपकी जो रन रेट रिक्वायर्ड था वो 6 पॉइंट समथिंग का था, और जब दोनों ओपनर आउट हुए तो 8 का चला गया। तो ये मेरा ख्याल है जो इनिंग्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और दूसरा जो आप शायद हारिस का मेरा ख्याल है, जी हारिस का पूछा जाए। शाहीन शाह अफरीदी पे भी हम बात करेंगे, मैन ऑफ द मैच का कल उनको। जी बिल्कुल। 2 स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपने जिस तरह नाम लिए, एब्सोल्युटली दोनों स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो जिस तरह सबका मानना था कि अभी फिट नहीं है तो इसको चांस नहीं, इंजरी हुई हुई है, और फिर हम इस पर भी बात करते रहे कि उनको खिलाना ही नहीं चाहिए था, इतनी सेंसिटिव उनकी इंजरी हुई हुई थी। बिकॉज वर्ल्ड कप जो बहुत बड़ा इवेंट था, और उसमें अगर आपका प्लेयर फिट नहीं है तो अपना 100% नहीं दे सकता। कल भी मैंने देखा, मुझे 100% फिट अभी भी नजर नहीं आए। लेकिन क्या हो रहा है कि अब उनको मैच प्रैक्टिस, जो मैंने बात करता था कि मैच प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव करते चले जाते हो। नेट में आप जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दें, जितनी मर्जी बॉलिंग करें, जितनी मर्जी बैटिंग के, मैच की जो प्रैक्टिस होती है दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। आपको वो जो एक उस सिचुएशन के अंदर आके जब जोर लगता है, और उस तरह जब आप उसकी ईगरनेस आपकी आती है, आपके रनअप के अंदर पैशन डिफरेंट होता है। आप वो कभी मैच प्रैक्टिस के अंदर नहीं हो सकता या नेट के अंदर नहीं हो सकता। तो वो अब जब ग्रेजुअली जिस तरह वो अपनी मैच प्रैक्टिस को गेन करते चले जा रहे हैं, वो हमें कल नजर आया। और फिर हमने देखा कि उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। शुरू में पहले ओवर में तो थोड़ा सा लगा, लेकिन बाद रिदम उनका बनना शुरू हुआ और उन्होंने 4 आउट किए। मैच का मैन ऑफ द मैच तो शाहीन शाह अफरीदी थे, बट मैं स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जिसको पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा मोहम्मद हारिस को देना चाहूँगा। जिस तरह मैंने उस लड़के को PSL में देखा, तभी मैंने कहा कि ये लड़का टीम का पार्ट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है उस टाइम सब लोगों ने कहा, इवन शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई जब इन्होंने डेब्यू किया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 3 मैचेस में ये रन नहीं बना सके। उन्होंने कहा जी आप इतनी जल्दी क्यों बच्चे को चांस दे रहे हो। होता क्या है ना कि आपकी आई होनी चाहिए, आपको देखना पड़ेगा टैलेंट कौन है। जैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप देख लें, मैंने 3 लड़कों के नाम लिए थे। जैसा मैंने मोहम्मद हारिस का लिया था, कामरान गुलाम का मैंने लिया था, अब्दुल्ला शफीक का लिया था। ये 3 लड़के आपके फ्यूचर स्टार्स हैं। ये लड़के आप इनको पे इन्वेस्ट करें, इनको टीम के साथ लेके चलें, बिलीव ऑन मी, ये आपको 12-15 साल सर्व करके देंगे। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक किसी फॉर्मेट में देंगे, ये आपको तीनों फॉर्मेट के अंदर करके देने वाले लड़के हैं। और क्योंकि मेरा ख्याल है टैलेंट आपके पास है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देना है। होता क्या है कई दफ़ा कि आपका जब 20, 21, 22 साल का लड़का होता है, उसको स्पोर्ट चाहिए होती है, उसको बनाना होता है, मेकिंग करनी होती है। जैसे मैं आपको कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि कई प्लेयर्स की मेकिंग मैंने देखी है, बाबर आजम की खुद मैंने मेकिंग देखी है। किस तरह उस पर कोचेस ने 1-1.5 साल काम किया पहले टीम में आने से पहले, और फिर जब टीम में उसको ऐड किया गया, उसको प्रॉपर नंबर 3 का स्लॉट दिया गया। उस नंबर 3 स्लॉट के ऊपर उसको जितने मर्जी बड़े नाम थे, हफीज़ की बात कर लें, अजहर अली भी था उस टाइम पे, काफ़ी लोग थे, सबको पीछे करके इनको चांस दिया गया और उसको बनाया गया। जब किसी प्लेयर को ख़राब करना होता तो उसको 2 मैच खिलाए जाते हैं, फिर उसको नहीं दिया जाता, उसको बैटिंग ऑर्डर शफल किया जाता है। तो ऑब्वियसली वो आसान नहीं होता, हर प्लेयर इस कैलिबर का नहीं होता कि वो हर जगह पे जाके परफॉर्म करते, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ओपनर ने 90% ओपन पे आना है, मिडिल ऑर्डर कोई है तो उसको मिडिल ऑर्डर सूट करता है। तो ये मेरे ख्याल है सारी गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर अब आपने देखा कि उस बच्चे ने कल जिस सिचुएशन में वो आया, तो दोनों ओपनर्स ने हमें समहाउ स्टार्ट तो दिया, बट दैट वाज वेरी स्लो वन।
एंड डिसअपॉइंटिंग भी था वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने 8 की एवरेज पे छोड़ दिया। इरफान साहब यहीं पर एक सवाल ऐड करना चाहूँगी कि आप ओपनर्स की बात करें, आपको नहीं लगता कि हमारे बैटिंग लाइन को चेंज होने की ज़रूरत है? हम बार बार ये बात करते हैं, आप नहीं समझते कि मोहम्मद हारिस को एज ओपनर आना चाहिए था? कम बॉल्स पर वो ज़्यादा स्कोर बना सकते थे। अब बिल्कुल है ना, ये हमने बहुत बात की है और अभी भी मेरा मानना ये है कि अगर आप पूरी टीम की आप स्क्वाड को देखें तो प्लेइंग 11 तो आपकी परफेक्ट है, बिल्कुल, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन आपको नहीं चाहिए। सॉरी, सिर्फ आपको करना ये है कि एक आपका वीकर लिंक है, वो आपका यही है कि आपके जो ओपनर हैं वो स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। इनका स्ट्राइक रेट देखें तो वो इनिशियली 100-110 होता है, अगर लंबी पार्टनरशिप चल जाए तो वो 125 या 130 तक फिनिश करते हैं, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड नहीं है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड जो है वो 170 या 180 है। इसी को मैं अगर रिलेट करूँ तो इंडिया की टीम का टोटल कल जब आप जिम्बाब्वे के साथ भी मैच देखा होगा तो उसमें उनका 100 पे 4 आउट थे और ऑलमोस्ट 13 ओवर हो चुके थे। नेक्स्ट 7 ओवर के अंदर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 84 रन स्कोर किए और क्या खूबसूरत बैटिंग सूर्य कुमार यादव ने की। अब उस बच्चे को आप जितना क्रेडिट देना चाहें वो उतना कम है। आप वो देखो कि वो तीसरे नंबर पे भी, चौथे नंबर पे आता है या कई दफ़ा 5वें नंबर पे भी हमने देखा। किसी मैच के अंदर उसका स्ट्राइक रेट आप 170-180 से कम नहीं देखेंगे। और आप वो देखो कि वो इनिंग्स भी बिल्ड करता है, रन भी करता है और कुदरत का निज़ाम, जैसे हमने एक स्टेटमेंट कल 2 दिन पहले सिकलैन मुश्ताक की तरफ से सुनी कि कुदरत का निज़ाम है कि अरूज को ज़वाल और ज़वाल को रूजत, वो हमने पाकिस्तान के लिए देखा। तो ये बैटिंग के अंदर भी है। जिस तरह सूर्य कुमार यादव देखें, आप रन्स कर रहे थे और अपनी टीम के लिए एफर्ट कर रहे थे, अब वो रैंकिंग में 2-3 दिन से नंबर 1 भी आ चुके हैं। तो आप जब अपनी ज़ात से बाहर आके जोर लगाते हो, खेलते हो, टीम खेलते हो, तो आप देखें ना, वो बच्चा भी जा सकता था। अभी मैं उसको बच्चा इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी भी एज 22-23 साल है और वो जिस तरह भारत की पूरी बैटिंग लाइन का आपका बेसिक पिलर बन गया। गेम अवेयरनेस। और आप देखें कि कोहली और रोहित शर्मा इतने बड़े नाम थे, अब उनकी परफॉर्मेंस अंडरमाइन हो चुकी है इसकी परफॉर्मेंस के आगे। ठीक है, ये यंगस्टर को ये स्टेट ऑफ माइंड के अंदर लेके आना चाहिए। और सिमिलरली हारिस भी यही कर रहा है कि हारिस ने जब आया तो उसने कई दफ़ा देखें, आपकी कोई भी विंडो आपके लिए अल्लाह ताला ओपन करता है तो उसमें देयर इज अपॉर्चुनिटी एज वेल। एब्सोल्युटली। अगर आप उस किसी शेल में या आप स्केयर हो जाते हो तो आप गिर जाते हो, you lose your spot। इस बच्चे ने आया, इसने दोनों मैचेस में देखा पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है हीरो बनने के लिए। Prove myself। ये बड़ा स्टेज है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज है, सारी दुनिया देख रही है। आज मैं इधर परफॉर्म करके एक मार्क छोड़ सकता हूँ कि मैं वर्ल्ड को बता सकता हूँ कि मैं एक पाकिस्तान का सुपरस्टार हूँ। ये किसी लड़के के लिए एक ब्लेसिंग ऐसी होती है कि जो उसको वेल अगर जो कर जाए वो सुपरस्टार बन जाता है। और उस बच्चे ने देखें दोनों मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स खेली और कल भी जिस तरह 8 की एवरेज रिक्वायर्ड थी और जिस तरह आके उसने हिटिंग करना शुरू की, मेरा ख्याल है दैट इज ट्रेमेंडस थिंग। और वो इतनी खूबसूरत क्लीन हिटिंग थी जिसमें रैम शॉट भी थी, आपको अपर कट भी नजर आई कीपर के ऊपर से, फिर आपकी पुल शॉट भी थी और इम्प्रोवाइजेशन बड़ी खूबसूरत थी। तो ये मेरा ख्याल है कि एक आपकी T20 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी खूबसूरती यही है। आपको है ना, जिस तरह मैंने कहा कि बॉलर्स पूरे प्लान के साथ आते हैं, वर्कआउट करके आते हैं, तो बैट्समैन को शॉट्स बनानी पड़ती है और उसको भी उतना होमवर्क करना पड़ता है। इरफान साहब, आपने मोहम्मद हारिस की बात की, रन रेट की बात की, आप मुझे ये बताएं कि ये मेरा वैसे मासूमाना सवाल है और मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाह रही, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ कि बाबर और रिजवान अगर आउट ना होते तो पाकिस्तान के मैच जीतने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते मुझे लगता है। नहीं, जीत तो ऑब्वियसली हमने जाना था, ये ऐसा नहीं था कि ना जीते, लेकिन ये था कि इन्होंने डिफिकल्ट कर दिया। इनकी बैटिंग पे क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये अब प्रेशर इन पे ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया। पहले हमने एक साल क्रिटिसाइज किया मिडिल ऑर्डर को, मैं तो खैर इनको भी इक्वलिटी क्रिटिसाइज करता था कि आप मिडिल ऑर्डर को ब्लेम कर रहे हैं, ये भी स्लो खेल रहे हैं, वो प्रेशर आ रहा है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। अब थोड़ा सा रिवर्स होना शुरू हो गया 2 मंथ से। अब क्या हो रहा है, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, नहीं कर रहे। अब डबल प्रेशर इस तरह है, एक तो रन्स भी नहीं कर रहे और अगर कर भी रहे हैं तो दैट इज वेरी स्लो। वो पहले स्लो था लेकिन कर रहे थे। T20 कम और टेस्ट ज्यादा लग रहा था इनकी वजह से। वैसे ऑब्वियसली आपकी ये डिमांड जो है ना, ये टोटल इनकी जो अप्रोच नजर आ रही है हमें, ये ODI वाली है। टेस्ट तो चले हम नहीं कह सकते, बट ODI में इस तरह होता है कि शुरू में इनिशियली आप कुछ बॉल्स लेते हो, फिर सेट होते हो, फिर अपने स्टॉक खेलना शुरू करते हो। बट T20 की जो डिमांड है वो इस तरह नहीं है। T20 आपको टाइम नहीं देती कि आपने पहले अपने आप को सेट होना है, फिर उसके बाद रन करने हैं। दैट इज वेरी शॉकिंग थिंग कि आप इतने छोटे टोटल को भी मुश्किल बना रहे हो। तो
चले इसमें हम मार्जिन, अगर वैसे पावर प्ले भी खत्म हो जाता, ओवर्स भी सारे खत्म हो जाते, फिर क्या होना था? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि पावर प्ले के अंदर तो दे यूज ऑलमोस्ट 50% डॉट बॉल्स, तो वो आपने तो पावर प्ले को यूटिलाइज कर ही नहीं रहे दोनों। इसीलिए तो हम बात बार बार कर रहे हैं कि बाबर अगर 3 पे आता तो आप पावर प्ले का यूटिलाइजेशन हारिस को भेज के कर सकते हो क्योंकि उसके पास एनर्जी है, पावर हिटिंग है उसके पास इनोवेशन है। वो एटलीस्ट ऐसा लड़का है कि अगर वो 3-4 ओवर भी विकेट पे रह जाता है तो आपका एग्रेसिव क्रिकेट के साथ आपको 50-60 बोर्ड पे लगा देगा। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि आपका हर मैच में 20-25 रन शॉट बना रहे हैं ना। इस कंडीशंस को, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपको बताऊं, आइडियल टोटल जो है ना, विनिंग टोटल जिसे कहना चाहिए, वो 170 प्लस है। इससे ज्यादा अगर करते हैं तो बोनस है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइन आप आ जाए, आप 170 प्लस पे उनको नहीं करने देंगे। बट अगर आप 150-60 की क्रिकेट खेलोगे जिस स्टाइल से ये दोनों खेल रहे हैं, तो आप 150-60 से ऊपर नहीं बना सकते। 150-60 पे आप फाइटिंग टोटल कहेंगे। आप फाइटिंग टोटल पे आप ये कि यू कैन फाइट विद देम, आप उसमें रिस्ट्रिक्ट करने की ट्राई करेंगे, बट 2-3 ओवर अच्छे लगे ऑपोजिशन के, वो गेम आपसे अवे ले जाएंगी। तो T20 के अंदर तो नेक टू नेक आपने चलना है। आपने बैटिंग के अंदर भी ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी, आपने बॉलिंग के अंदर भी बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना, आपने टोटल हर टाइम एग्रेशन के साथ खेलना है। जो जितने भी इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो सोच रहे कि हम जीतने के बाद भी तनकीद करें, तो जी हम तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे और जिन चीज़ों में लैक करती है उन गैप्स को फिल करे। तो उसमें जैसे मैं उसमें आपकी बात को फर्दर आगे मैं बढ़ाऊं तो देखें, हम तनकीद क्या कह रहे हैं। हमने, आप देखें कि जब से पहली बॉलिंग, पहले मैच के बाद आपने बॉलिंग लाइनअप चेंज की, मेरा नहीं ख्याल हमने किसी मैच के अंदर भी बॉलिंग पे कोई बात की है। किसी अभी ऑलमोस्ट इट हैज बीन 30 डेज। क्यों नहीं की? कि उसमें हमें कोई कमी नजर ही नहीं आ रही। इट्स कंप्लीट पैकेज राइट नाउ। तो जब कंप्लीट पैकेज है तो आपका इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जो अभी आपने बना छोड़ा है बॉलिंग के अंदर। इट्स मीन कि इट्स परफेक्ट। रन्स हो जाना, किसी को हिटिंग हो जाना, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। आपने प्लानिंग तो ठीक करनी है ना, तो इसलिए हमने बॉलिंग पे आज तक बात नहीं की। बैटिंग पर हम अभी ब्रेक लेते हैं इरफान साहब, उस पर आकर हम डिटेल से बात करेंगे कि किन चीज़ों में हम लैक करते हैं, किस तरह से इसको फर्दर इंप्रूव किया है। हमसे जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन।